नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी बूढ़ा भिखारी। एक समय की बात है, बनारस की एक गली में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। बनारस में वह एक चबूतरे पर बैठा आने जाने वालों को देखता रहता था, किसी से कुछ ना कहता था। जो भी उसे भीख में कुछ दे जाता, उसे धन्यवाद वाली निगाहों से देखता रहता था। उसी गली से एक पंडित जी सुबह सुबह निकलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। जब पंडित जी जाते तो वह सो रहा होता। बाद में जब पंडित जी वापस आते तो वहां से हट जाता। पंडित जी उसके ठिकाने पर कुछ पैसे और प्रसाद रखकर चले जाते। वह बूढ़ा आदमी जब पंडित जी चले जाते तो जाकर पैसे उठाकर पास की दुकान से एक कुल्हड़ में चाय ले आता और प्रसाद खाकर चाय पीकर वहीं बैठ जाता। दिन भर लोग उसे कुछ ना कुछ देते रहते थे। शाम के समय वही पंडित जी गंगा आरती में शामिल होने जाते और वापस आते समय उसके लिए खाना लेकर आते और उसके बैठने की जगह पर रखकर ढक देते। उनके जाने के बाद वह भिखारी आता और खाना खाकर वहीं सो जाता। कई सालों से यही सिलसिला चल रहा था। पंडित जी का एक शिष्य कुछ दिन से पंडित जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पंडित जी उसे शास्त्र अध्ययन के साथ साथ पूजा पाठ का विधि विधान भी सिखा रहे थे। वह भी पंडित जी के साथ सुबह जाता और शाम तक पंडित जी के साथ रहता। एक दिन दोपहर के समय पंडित जी विश्राम कर रहे थे तो उनके शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुजी, आप उस भिखारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत से भिखारी रहते हैं, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी दान नहीं देते। फिर इस भिखारी के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हो? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं जब भी इसे देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है। शिष्य, नहीं गुरुजी, आप मुझसे सच छिपा रहे हैं। यह आपको देखकर छिप जाता है। इसका क्या राज है? आज आपको बताना ही पड़ेगा। पंडित जी, अच्छा, बहुत जिद करते हो तो सुनो। यह अपने समय में बनारस का बहुत बड़ा सेठ था। दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था। या न कभी पूजा पाठ करता, न कभी प्रभु का नाम लेता, न किसी को 1 रुपया दान में देता था। इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसकी पत्नी ने घर पर पूजा रखने की बात इससे पूछी, तब इसने मना कर दिया, लेकिन बहुत अनुनय करने पर यह पूजा में बैठने के लिए तैयार हुआ। उस समय मैंने ही इसके घर में पूजा करवाई थी। पूजा के बाद इसने ना तो 1 रुपया दान किया, न किसी को भोजन करवाया। मेरे साथ 4 पंडित और थे, जिन्हें बहुत बुरा लगा। वे अपना अपमान समझकर वहां से चले गए। पुत्र की कामना से की गई पूजा के फलस्वरूप 2 साल बाद इसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह उस कन्या से नफरत करने लगा। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। पत्नी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और इसी गम में उसकी पत्नी चल बसी। इसके बाद वह लड़की उसे बोझ लगने लगी। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। अब सेठ को उसके विवाह के लिए वर ढूंढना था। एक दिन सेठ ने पैसा बचाने के लिए उस कन्या का विवाह एक भिखारी से कर दिया। मुझे विवाह पढ़ने के लिए बुलाया गया। भिखारी को देखकर मैंने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। भिखारी के साथ कन्या को विदा कर दिया। कन्या के विदा होने के कुछ दिन बाद ही एक जंगल में उसका शव मिला। भिखारी ने उसके पैसे जेवर सब छीन लिया, उसे मारकर जंगल में डाल दिया। सेठ ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से सेठ का सारा कारोबार चौपट हो गया। आज वह इस स्थिति में है या तुम्हारे सामने है। अपनी पत्नी और बेटी को याद कर वह रोता रहता है। जिस पैसे को बचाने के लिए बेटी का विवाह भिखारी से कर दिया, आज वही पैसा उसके पास नहीं है। क्योंकि मैंने सेठ के अच्छे दिन देखे हैं। इसको राजा से रंक बनते देखा है। उसकी आंखों में पछतावा देखा है। इसलिए मैं इसके खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। शिष्य, लेकिन यह आपको देखकर भाग क्यों जाता है? पंडित जी, एक स्नेह का रिश्ता इसके साथ बन गया है। इसे लगता है जो भी उससे स्नेह करते थे वे अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं इसके स्नेह में मेरी जान न चली जाए। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी तैयार हो रहे थे, तभी उस शिष्य ने बताया, गुरुजी,
वह बूढ़ा भिखारी कल रात मर गया। यह सुनकर पंडित जी को बहुत दुख हुआ और वे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। धन्यवाद। अब तो चलिए सुनते हैं कहानी बेटी का हिस्सा। विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिल गई। विकास, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? कविता, नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। विकास, अरे तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, उनसे मिलाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। कविता, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। विकास, मुझे तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। कविता, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूंगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फोन करती है। कविता, विकास, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए, कब निकलना है? विकास, हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उनके पिता अंतिम सांस ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। कविता, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज आई। संजय कविता का भाई था। संजय, हाँ, सब कुछ बेटे ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। कविता, भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? संजय बोला, तुम दोनों आ जाते हो गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या जरूरत है? कविता, भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे पिताजी की हालत? विकास, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और जरूरी नहीं कि बेटी अपनी पेहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिराने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। पापा, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? कविता, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा, ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब बात सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। कविता, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीत रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। कविता ने कहा, विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? विकास, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता, वाह क्या?
विकास या पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी पिता की 3 बातें। एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भोला था। माधव का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन माधव उदास बैठा था। भोला बाहर खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? माधव, क्या बताऊं बेटे, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। भोला, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेचकर आता हूँ। माधव, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। भोला, बापू मेरा केवल नाम भोला है, आप एक बार आजमा कर तो देखो, मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। भोला की माँ बोली, नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं बेच सकते, आप कहो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। भोला, माँ तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था, मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर में माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। माधव बोला, बेटा शहर तो जा रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना, तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना, जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना, उसके बाद खाना। वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 को खाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी सांकल अंदर से लगा कर देख लेना, अगर सांकल ठीक से ना लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने की बात बोले तो ऐसे बोलिए, बापू से पूछ कर आता हूँ, यह कहकर वहां से चल दियो। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर की ओर चला जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। पहला बदमाश, यह मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं, जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है, वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर पर खड़े चारों बदमाश यह बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में यह बोलता है। यह सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था, वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में सांकल अर्थात कुंडी नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक, बच्चे ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। भोला, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया
कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वो कहता है, आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, बहुत महंगी है, यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की सांकल बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकानदार, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। भोला, रुको पिताजी से पूछ कर आता हूँ। वह उठकर चल देता है। दुकानदार, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ तो इसका बाप भी है, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बेटी की शादी। एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। संध्या, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। रुक्मणी, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। संध्या, माँ तुम जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। रुक्मणी, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। संध्या, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? रुक्मणी, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा ले। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मणी चाय बना रही थी। संध्या, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। रुक्मणी, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। संध्या, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फोन तक उठाना बंद कर दिया था, आज अचानक क्या हो गया? रुक्मणी, वो सब ठीक है, लेकिन अब आ रही हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। संध्या, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं नहीं सुनूंगी। रुक्मणी बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेंगी, और कुछ कहें तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। संध्या और रुक्मणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। अंजू, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से संध्या को चुप रहने को कहा। रुक्मणी, संध्या मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। रुक्मणी, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन, वैसे ये बता लड़का कैसा है? अंजू, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई है, बस ये सबसे छोटा ही रह गया है। रुक्मणी, लेकिन इतने बड़े घर में बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है। अंजू, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। रुक्मणी, क्या बात है? अंजू, उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। रुक्मणी बोली, क्या दुजिया? दुजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? अंजू, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहाँ। रुक्मणी, नहीं नहीं, कोई कुमारा लड़का हो तो बताओ। संध्या, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। संध्या, मौसी हमने सोच लिया,
ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, अंजू, संध्या तो बच्ची है रुक्मणी, तू सोच कहाँ से आएगा पैसा। मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। रुक्मणी, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? अंजू, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। संध्या, मौसी, हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? यह सुनकर अंजू गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। रुक्मणी रोते हुए, संध्या, हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। संध्या, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और रुक्मणी की मुलाकात हो गई, जहां और भी रिश्तेदार थे। अंजू बोली, देख सुशीला, मैंने इतने पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुमारी बैठा रखी है घर में संध्या को। सुशीला, लगता है अंजू तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नर्क ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। रुक्मणी, और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी कुम्हार का गधा। एक कुम्हार के पास एक गधा था। कुम्हार उससे बहुत काम लेता था, इससे गधा बहुत परेशान था। उसे कम से कम खाना मिलता था। सुबह सवेरे कुम्हार उस पर बैठकर मिट्टी लेने चला जाता था। एक जगह मिट्टी खोदकर उस पर लाद देता था और वह घर के लिए चल पड़ता था। कुछ दिन बाद बरसात शुरू हो गई। कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, बरसात शुरू हो गई है, ना तो अब मिट्टी मिलेगी ना अब बर्तन सूखेंगे। अब इस गधे का क्या करें? 4 महीने तक इसे खिलाना मेरे बस की बात नहीं। कुम्हार की पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? आप गांव के बाजार में जाकर खड़े हो जाओ। बाजार में व्यापारी आते हैं, उन्हें सामान ढोने के लिए खच्चर की जरूरत होती है। आप इसे ले जाकर इससे बोझा उठवाइए, इससे पैसे भी मिलेंगे और इसके खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। कुम्हार अगले दिन बाजार में पहुंच जाता है। वहां से वह बोझा तय करके गधे पर रख देता है। खाली समय में गधा अन्य गधों के साथ खड़ा रहता था। गधा दूसरे गधा से कहता, भाई तुम्हारा मालिक भी क्या ऐसा ही करता है? मेरा तो बहुत मेहनत करवाता है। दूसरा गधा उससे कहता है, भाई मालिक तो सभी एक से होते हैं, लेकिन मैं तो अपनी बुद्धि से उसे बेवकूफ बनाता हूँ। जैसे मेरे मालिक ने कल मेरी पीठ पर नमक लाद दिया और मुझे नदी के रास्ते जाना था। मैं जैसे ही नदी में उतरा, मैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा नीचे हो जाता, जिससे नमक पानी में घुल जाता और मेरा बोझा कम हो जाता था। गधे को भी समझ आ गई। उसके मालिक ने अगले दिन उसकी पीठ पर कपड़ों के गट्ठर लाद दिए। गधा जैसे ही नदी में गया, उसे दूसरे गधे की बात याद आ गई। वह बार बार नीचे बैठने लगा, लेकिन यह क्या, जैसे ही वह नीचे बैठकर उठा, उसका गट्ठर और भारी हो गया। कपड़े पानी में भीग गए और कपड़ों में पानी भर जाने के कारण वे और भारी हो गए। गीले कपड़े देखकर कुम्हार को गुस्सा आया। उसने गधे को और मारा। इस तरह गधा बहुत परेशान हो गया। अगले दिन उसने दूसरे गधे को सारी बात बताई। यह सुनकर वह हंसने लगा। उसने कहा, तू गधा होने के साथ साथ मूर्ख भी है। यह सुनकर गधे को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, इसकी बातों में आकर पिटाई भी हुई और ज्यादा बोझ भी लादना पड़ा। इससे तो अच्छा था ईमानदारी से ही काम करता। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी पंडित जी की बकरी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ कराकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था।
गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा कराने गया। वहाँ उसके यजमान ने उसे एक बकरी दे दी। ब्राह्मण का घर बहुत दूर था। वह मन ही मन सोचता जा रहा था, इस बकरी को अच्छे से पालेंगे या दूध देगी, उसे बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी समय जंगल के रास्ते पर 3 ठग बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उनके मुंह में पानी आने लगा। पहला बोला, अगर आज ये बकरी हाथ लग जाए तो शाम को दावत हो जाए। दूसरा बोला, ब्राह्मण ऐसे तो बकरी देगा नहीं, कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तीसरा बोला, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, अब पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों पेड़ के पीछे छिपकर बकरी हड़पने की योजना बनाते हैं। उसके बाद पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर कहता है, ये क्या पंडित जी, कंधे पर कुत्ता लाद कर जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण गुस्से से कहता है, मूर्ख, मेरे कंधे पर बकरी है, कुत्ता नहीं, अंधा है क्या तू? यह सुनकर ठग हंसने लगता है, पंडित जी, आपके कंधे पर कुत्ता है, अगर किसी को पता लग गया कि एक पंडित कंधे पर कुत्ता लेकर जा रहा है तो कितनी बदनामी होगी। पंडित जी ने कहा, यह बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकता है? तू अपनी आंखों का इलाज करवा। यह कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। पहला ठग आगे चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, ये गाय का बछड़ा कहाँ से ले आए और इसे कंधे पर उठा कर क्यों घूम रहे हो? पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आज क्या सारे मूर्ख मुझसे ही टकराएंगे? यह बछड़ा नहीं बकरी है। दूसरा ठग गुस्से में बोला, पंडित जी, लगता है गर्मी में वजन उठाने से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो बछड़े को बकरी कह रहे हो। यह कहकर वह आगे चला गया। अब पंडित जी सोचने लगे, पता नहीं क्या बात है, पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी इसे बछड़ा कह रहा है। पंडित जी यह सोचते हुए कुछ आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें तीसरे ठग ने घेर लिया और बोला, पंडित जी, यह सिर पर गधे का बच्चा उठाकर क्यों घूम रहे हो? कैसा जमाना आ गया है कि पंडित भी गधे को सर पर रखकर घूम रहे हैं। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, तुझे बकरी गधा दिखाई दे रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बकरी उठा रखी है, वो भी सर पर नहीं कंधे पर। यह सुनकर तीसरा ठग हंसने लगा और बोला, पंडित जी, गधा सर पर हो तो दिमाग कहाँ से चलेगा? लगता है गधे का असर दिमाग पर हो गया है, जो गधे को बकरी बोल रहे हो। यह कहकर वह भी आगे चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, कहीं यह कोई पिशाचनी या भूत तो नहीं जो सबको अलग अलग जानवर के रूप में दिखाई दे रही है। मैं इसे घर ले गया तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी। यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को कंधे से उतार दिया और वहां से भाग लिया। उसने सोचा, कहीं पिशाचनी मेरे पीछे न पड़ जाए। उसके जाने के बाद तीनों ठगों ने लपककर बकरी को पकड़ लिया और शाम की दावत की तैयारी करने लगे। धन्यवाद।